नमस्कार साथियों, हमारे इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे क्रिया टॉपिक के ऊपर। और क्रिया टॉपिक में जो पहले के भेद थे उनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे काल के आधार पर हम चर्चा कर चुके हैं और रचना या संरचना के आधार पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब ये जो क्लास होगी ये होगी समापन के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं इनको जानेंगे। के आधार पे? समापन के आधार पर। तो समापन के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक तो समापिका क्रिया होती है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। एक तो समापिका क्रिया और एक होती है असमापिका क्रिया। असमापिका दो क्रियाएं होती हैं, तो समापिका और एक असमापिका। समापिका क्रिया उनको कहते हैं जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती, वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है उस समापिका। और जो वाक्य के शुरुआत में आती हो या वाक्य के मध्य में आती हो उनको हम असमापिका क्रिया कहते हैं। तो देखो, इसके आधार पर आगे देख लेते हैं। पहली दी हुई है समापिका क्रिया। कौन सी समापिका क्रिया दी हुई है विद्यार्थियों? तो पहले समापिका क्रिया वाक्य के समापन या अंत में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को समापिका क्रिया कहते हैं। और क्या लिखा हुआ है? कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ता है यहाँ पर समापिका क्रिया है। सुरेश क्रिकेट खेलता है, तो खेलता है समापिका क्रिया है। सुनीता कपड़े धो रही है, तो धो रही यहाँ समापिका क्रिया है। सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है, तो बैठा है यहाँ पर क्रिया है। लेकिन ये सारी क्रियाएं जो आ रही है वो कौन सी आ रही है? समापिका क्रिया आ रही है। दूसरी होती है असमापिका क्रिया। दूसरी कौन सी है? असमापिका क्रिया। और असमापिका क्रिया वे क्रियाएं जो वाक्य के अंत में नहीं होकर वाक्य के मध्य में आती हो या वाक्य के शुरुआत में आती हो, उसे क्या कहते हैं? असमापिका क्रिया कहते हैं। जब क्रिया या शब्द या पद वाक्य के अंत में अपने निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त ना होकर अन्यत्र प्रयुक्त होती है तो उसे समापिका क्रिया कहते हैं। समापिका नहीं विद्यार्थियों, असमापिका आएगा यहाँ पे, असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे डाल पर बैठा पक्षी सुंदर है, तो यहाँ पर बैठना क्रिया है जो देखो अंत में नहीं आकर कहाँ आ रही है? मध्य में आ रही है। इसलिए ये किस में चला जाएगा? असमापिका क्रिया में चल जाएगा। मेज पर पड़ी पुस्तक बहुत उपयोगी है, तो यहाँ पढ़ना जो क्रिया है वो वाक्य के शुरुआत में आ रही है, बीच में आ रही है। और खड़े होकर बड़ों का स्वागत करना चाहिए, तो खड़ा होकर, तो ये जो क्रिया आ रही है वाक्य के शुरुआत में आ रही है विद्यार्थियों। तो इसलिए ये क्रिया कैसी है? असमापिका क्रिया है। तो समापन के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती। अब विद्यार्थियों उस क्रिया को पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होती। कौन सी? क्रम के आधार पर क्रिया। यहां से प्रश्न हमेशा बनता है और ज्यादातर विद्यार्थियों का यहां से सवाल गलत होता है। तो जो क्रम के आधार पर क्रिया है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर अकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। फिर पूर्ण अकर्मक के भी दो उपभेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? गत्यर्थक और स्थिर्थक। कौन कौन से होते हैं? गत्यर्थक और स्थिर्थक होते हैं। इसी प्रकार जो सकर्मक क्रिया है इसके भी दो भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। फिर पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और दो द्विकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म आते हैं, एक उनमें से गौण होता है, एक मुख्य होता है। तो इन सबको जानेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो अकर्मक क्रिया है और एक सकर्मक क्रिया है। इनकी हम परिभाषा भी जानेंगे, पहचान भी जानेंगे और उदाहरणों के बारे में भी बड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे आगे। सबसे पहले जानते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, पूर्ण अकर्मक क्रिया और एक अपूर्ण अकर्मक क्रिया। फिर पूर्ण के दो उपभेद है, पहला कौन सा है? गत्यर्थक। दूसरा कौन सा है? स्थिर्थक या अवस्था बोधक भी कहते हैं इसको। क्या नाम मिलता है? अवस्था बोधक भी नाम मिलता है। अब अकर्मक क्रिया की जितनी भी पहचान है उसको हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में सकर्मक के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो विद्यार्थियों, नोट, अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए पहले कर्म का पता करना होता है। किसका? कर्म का पता करना। देखो, आप सामान्य जानकारी लीजिए। अकर्मक क्रियाएं उनको कहते हैं ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आपको जानना क्या है? आपको जानना विद्यार्थियों, जैसे कोई वाक्य लिखते हो तो उसमें एक तो कर्ता होता है, एक कर्म होता है, एक क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया।
जब किसी वाक्य में क्रिया से आप प्रश्न करो कौन, क्या करो कौन, कौन से जो उत्तर प्राप्त होता है, कौन से जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कहते हैं कर्ता। उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और इस क्रिया से अगर आप प्रश्न करते हैं क्या या किसको, क्या किसको प्रश्न करते हैं, और जो उत्तर प्राप्त होता है वो वाक्य का कर्म होता है विद्यार्थी। क्या होता है, कर्म। वाक्य का कर्ता का पता करना है तो क्रिया से कौन प्रश्न करो, और वाक्य का कर्म का पता करना है तो क्रिया से क्या और किसको प्रश्न करो। जो उत्तर मिल जाएगा पता लग जाएगा आपको कौन सा कर्म होता है और कौन सा कर्ता होता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, क्रिया से प्रश्न करो कौन, जो उत्तर मिले वो विद्यार्थी वाक्य का कर्ता होता है। और क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करोगे तो वो होता है कर्म। क्या होता है, कर्म होता है। तो अगर हम देखेंगे अकर्मक क्रिया की पहचान, तो क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, पहली बात तो का ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, जब क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़कर कर्ता पर पड़ता हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अगर सामान्यतः देखें तो इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं, जब क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़कर कर्ता पर पड़ता हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा, जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना होता हो तो भी उसे अकर्मक क्रिया कह सकते हैं। जब वाक्य में को या क्या से उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया मानी जाती है सामान्यतः। और देखिए नोट, कुछ क्रियाएं हमेशा अकर्मक में प्रयुक्त होती है, तो कुछ क्रियाएं हमेशा अकर्मक में आती है। उन क्रियाओं में जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, घूमना, दौड़ना, भागना, नाचना, उड़ना, गिरना, पढ़ना, ये सारी क्रियाएं आ जाती है। जैसे भागना, नाचना, उड़ना, बहना, सोना, जागना, जीना, मरना, नहाना, टहलना, छींकना, आना जाना, और हंसना, रोना, अकड़ना, उछलना, कूदना, छीन होना, खेलना, चमकना, शर्माना, होना, बरसना, दहाड़ना, डरना, ठहरना, ये सब अकर्मक क्रिया में प्रयुक्त होती है। नोट, अकर्मक क्रियाओं को प्रेरणार्थक अगर बना दिया जाए तो उनके साथ अगर कर्म नहीं आता फिर भी वो सकर्मक क्रिया में चली जाती है। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट ये याद रखना है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रिया को हमने कहाँ पढ़ी थी, रचना या संरचना के आधार पर पढ़ी थी। तो रचना या संरचना के आधार पर जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसके जितने भी उदाहरण हैं, चाहे उनके साथ कर्म आए या ना आए, वो सारी किसमें जाती है विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया में जाती है, जाती है सकर्मक क्रिया में जाती है। आगे देखो, जैसे उदाहरण आपके सामने, राम जोर जोर से रो रहा है, तो यहाँ रो रहा है जो क्रिया है ना, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसका है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ रही है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। चिड़िया क्या है यहाँ का, कर्ता, और उड़ रही क्या है, क्रिया, और क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया। बच्चा चिड़िया उड़वा रहा है, बच्चा चिड़िया उड़वा रहा है, तो ये तो होगी क्रिया, और ये बच्चा हो गया कर्ता, और चिड़िया क्या हो गया यहाँ पर, कर्म। क्या हो गया, कर्म हो गया विद्यार्थियों। तो जब कर्म हो गया तो इसको हम सकर्मक क्रिया के अंतर्गत लेके जा सकते हैं। देखिए, और इसका एक उपभेद होता है, स्थिरता की अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ये बिना कर्म की अकर्मक क्रियाएं होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है। क्या होती है, पूर्ण होती है। इनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी कर्म या पूरक की आवश्यकता नहीं होती। पूरक शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम के शब्दों को ही पूरक शब्द कहा जाता है। ये कर्ता की दशा, स्थिति, अवस्था इत्यादि का बोध कराती है, जैसे सोना, रोना, हंसना, होना इत्यादि का बोध कराती है, इसलिए इनको अवस्था बोधक कहते हैं या स्थिरतक बोलते हैं। राम अपने कमरे में सो रहा है, तो सोने की अवस्था बता रहा है। राम जोर जोर से रो रहा है तो रोने की स्थिति बता रहा है, इसलिए इनको अवस्था बोधक कहते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा उपभेद होता है गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन सा, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। वह अकर्मक क्रियाएं होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है तथा उनका कर्ता क्रियाशील होता है या गतिशील होता है। जैसे दौड़ना, भागना, उड़ना, मंडराना, आना जाना, निकलना, घुसना, चलना फिरना, तैरना, गिरना इत्यादि क्रिया आ जाती। जैसे मछलियां जल में तैर रही है, तो तैर रही क्रिया है विद्यार्थियों, और मछली यहाँ का कर्ता है इस वाक्य का अगर आप देखते हैं तो। और जल में तो अधिकरण कारक का काम कर रहा है, इसमें कर्म कारक आ ही नहीं रहा है, ये क्रिया है। तो इस प्रकार जो ये उदाहरण होगा विद्यार्थियों किसका होगा, अकर्मक क्रिया का होगा। और अकर्मक क्रिया में भी पूर्ण अकर्मक क्रिया का, पूर्ण के अंतर्गत भी किसका, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राम मैदान में दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है यहाँ पर
गत्यर्थक पूर्ण आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार अपूर्ण आकर्मक क्रियाएं किसे कहते हैं? वे आकर्मक क्रियाएं जिनके लिए किसी पूरक की आवश्यकता होती है, वे अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, जैसे होना, बनना, निकलना इत्यादि क्रियाएं अपूर्ण क्रिया के उदाहरण होता है। जैसे राम बहुत निकला, अब ये किसी न किसी हमें पूरक की आवश्यकता है, अर्थात जैसे हमने चालाक शब्द लिखा है तो हमें ये पूरक शब्द लेके आए हैं, जब जाके इस क्रिया ने पूरा अर्थ प्रकट किया। अगर हम चालाक शब्द नहीं लिखते, केवल इतना लिखते राम बहुत निकला, तो फिर ऐसी स्थिति में ये अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाती, इसलिए इनको हम कहते हैं अपूर्ण आकर्मक क्रिया। वह निकला, जैसे वाक्य बोलते वह निकला, तो अगर हमने लिख दिया बेईमान, तो बेईमान निकला, ये पूरक का काम कर रहा है। उसका भाई डॉक्टर बनेगा, जैसे आता उसका भाई बनेगा, तो ऐसा लग रहा है ना कुछ इसे कुछ छूटा हुआ है, तो अर्थात जैसे डॉक्टर बनेगा, अध्यापक बनेगा, कुछ भी आ सकता है। मेरा भाई डॉक्टर है या मेरा भाई है, मैं बोलता मेरा भाई है, तो है जो यहाँ पे क्रिया है वो कैसी? अपूर्ण आकर्मक क्रिया है। सुरेश है क्या है? बीमार, तो यहाँ बीमार पूरक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? पूरक। पूरक संज्ञा सर्वनाम के शब्दों को क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। नोट, उपर्युक्त वाक्यों में पूरक शब्द का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अधूरा लगता है। पूरक के स्थान पर प्राय विशेषण तथा संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। कुछ उदाहरण और मिलेंगे आपको अपूर्ण इसके आकर्मक क्रिया के, जैसे पूजा हस्ती है, आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह रात भर नहीं सोया, तो सोया जो यहाँ पे क्रिया, ये आकर्मक क्रिया। तोता बोलता है, आकर्मक क्रिया। सुनीता क्या हंसती है, तो यहाँ हंसती है क्या है? आकर्मक क्रिया। सुमन सोती है, यह आकर्मक क्रिया। मैं जिनको रेखांकित कर रहा हूँ वो आकर्मक क्रिया है। अगर इसमें कोई बीच में मिक्स में कोई उदाहरण आ गया, अगर सकर्मक का आ गया तो हम देख लेंगे, बाकी आप इन सभी उदाहरणों को नोट कर सकते हैं। जैसे रमेश रोता है, ये आकर्मक क्रिया है। बिल्ली भाग रही है, रही थी, बिल्ली भाग रही थी तो रही थी आकर्मक क्रिया। रमेश हंसता है, यह आकर्मक क्रिया। पूजा हंसती है, आकर्मक क्रिया। बच्चा रोता है, यह आकर्मक क्रिया है। सांप रेंगता है, आकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बिल्ली भाग रही है, ये भी आकर्मक क्रिया है। वह रात भर नहीं सोया। देखो विद्यार्थी, कुछ जो वाक्य हैं वो रिपीट हो रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको ना लिखें। वह दिल्ली जा रहा है, तो जा रहा है आकर्मक क्रिया है। शेर दहाड़ता है, आकर्मक क्रिया है। सुनीता नाचती है, आकर्मक क्रिया नाचती। निकुंज हंसता है, तो हंसता है यहाँ पर आकर्मक क्रिया। बिल्ली भाग रही है, वापस आकर्मक क्रिया। तोता उड़ रहा है, आकर्मक क्रिया। नानी कुर्सी पर बैठी है, तो बैठी है यहाँ पर आकर्मक क्रिया में जाएगा। विद्यार्थियों, अगर कोई से भी सेंटेंस में आपको लगे, किसी भी वाक्य में, कि सर इसमें आकर्मक क्रिया क्यों हुई है, क्यों सकर्मक क्रिया हुई है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको जवाब दूंगा, वो उस पर कमेंट करके दे दूंगा, या फिर उसकी कोई डाउट क्लास लेके आने की जरूरत पड़ेगी तो वो डाउट क्लास भी मैं लेके आ जाऊंगा। देखिए, मुकेश दौड़ता है, सुनीता रोती है, मोर नाचता है, पक्षी पेड़ पर बैठा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चे पानी में तैर रहे हैं, और सुरेश डरता है, नदी बहती है, रस्सी ऐंठती है, वर्षा हो रही है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो आकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। और देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे मैं गया, मैं सोता हूं, पक्षी उड़ते हैं, वह खेल रहा है, कुआं भरता है, तो ये सब आकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अकर्मक क्रिया के उदाहरण के बाद में हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी के बारे में, सकर्मक क्रिया के बारे में। अब देखो, जो सकर्मक क्रिया है इसके भी दो उपभेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। फिर पूर्ण के दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर द्विकर्मक में दो कर्म आते हैं। विद्यार्थी, कितने कर्म आते हैं? दो। उसमें एक तो गौण कर्म होगा और एक मुख्य क्रम होगा। ऐसा होगा, मुख्य क्रम। एक गौण और एक मुख्य। गौण की पहचान ये होती है कि वो प्राणीवाचक होता है, और मुख्य की पहचान होती है कि वो अप्राणीवाचक होता है। के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, के साथ कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखेंगे और भी डिटेल में इसके बारे में, अभी केवल सामान्य जानकारी ले लेते। देखिए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़कर वाक्य के क्रम पर पड़ता हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नोट, क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या, किसे या किस, अगर इससे जो उत्तर मिल जाता है तो वो वाक्य का क्रम होता है। ये क्रम को पहचानने का है, क्रिया को पहचानने का नहीं, क्रम को। क्योंकि हमें सकर्मक क्रिया में किसकी आवश्यकता पड़ती? क्रम की। किसकी? क्रम की। देखो, जो क्रियाएं क्रम की अपेक्षा रखती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया के साथ क्रम का प्रयोग हो और को कारक चिन्ह आता हो, यदि कालवाचक शब्दों के साथ को चिन्ह आए तो भी वह शब्द
कर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई कालवाचक शब्द आ गया, क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां पर कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है, वो कर्म कारक नहीं होता है। ध्यान रखना, सॉरी सॉरी सॉरी, जो काल के आधार पर जब समय की बात करते हैं तो वो अधिकरण कारक हो जाता है। कौन सा हो जाता है, अधिकरण कारक होता है, समय के साथ आता है। और अगर किसी को देने के भाव में को आता है तो वो फिर संप्रदान कारक होता है। कौन सा होता है, संप्रदान कारक। देखिए, अगर आप कर्म के आधार पर क्रिया सही ढंग से सीखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, कारक टॉपिक है ना, की अच्छी नॉलेज ले लीजिए, फिर आपका जो कर्म के आधार पर क्रिया है वो कभी भी गलत नहीं होगी। देखो, सकर्मक जो क्रिया है उसके दो उपभेद होते हैं। सकर्मक क्रिया को जब हम पढ़ते हैं तो पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। फिर पूर्ण के भी दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म आए और द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म आए, उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और द्विकर्मक क्रियाओं के साथ एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म की पहचान क्या होती है, क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है। गौण कर्म की पहचान क्या होती, को या किसको प्रश्न करने से उत्तर मिलता है। नोट, वाक्य में कर्म का प्रयोग ना हो तो भी संभावना के आधार पर क्रियाओं को सकर्मक माना जा सकता है। जैसे राम पत्र लिख रहा है, क्या लिखा है, राम पत्र लिख रहा है, तो यहाँ तो ये कर्म आ गया, ये लिख रहा है क्रिया है विद्यार्थियों, और राम क्या है यहाँ का, करता है। राम पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक कर्म है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म आ जाता है वो सकर्मक क्रिया। राम पढ़ता है तो पढ़ता है, कुछ न कुछ तो पढ़ता है, तो संभावना के आधार पर वैसे देखो, राम पढ़ता है वैसे तो अकर्मक क्रिया है, लेकिन अगर अकर्मक विकल्प में ना हो, सकर्मक दिया हो, तो हम सकर्मक को मान सकते हैं, और दोनों दिया हो तो भी हम सकर्मक में मान सकते हैं, क्योंकि संभावना के आधार पर भी कई बार सकर्मक क्रिया हो सकती है बिना कर्म के भी। एक होती है पूर्ण एक कर्मक क्रिया, तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ एक कर्म आता है उनको एक कर्मक, और जैसी क्रियाएं जिनके साथ दो कर्म आते हैं तो उनको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पूर्ण एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रियाएं एक कर्म के साथ अर्थ प्रकट कर देती है, या क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करने पर एक से ही उत्तर मिलता हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। दोनों क्रिया में दान का भाव हो। देखो, राम कहानी लिख रहा है, राम कहानी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कहानी, तो एक ही कर्म आ रहा है इसमें, तो एक कर्म का उदाहरण, रमेश कुत्ते को मारता है, किसको मारता है, कुत्ते को मारता है। राजा ने भिखारी को धन दिया। फिर ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों, यहाँ ये कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये संप्रदान कारक का अनुसार जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण को गाय दी, तो यहाँ ब्राह्मण कर्म नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर संप्रदान कारक का काम कर रहा है, तो इसमें कर्म एक ही आ रहा है, एक तो भिखारी और को, तो यहाँ जो धन है ना एक ही कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया। गाय यहाँ पर एक ही दे रखा है तो सकर्मक क्रिया ये भी। राजू ने पत्र लिखा, राजू ने पत्र लिखा, तो पत्र एक कर्मक है। सुनीता पुस्तक पढ़ती है, एक कर्म आ रहा पुस्तक। देखिए, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रियाएं अपने साथ दो कर्म लेकर आती है, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हो, उस द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करने पर दोनों से ही उत्तर मिल जाता है। देना क्रिया में दान का भाव नहीं हो, तो दंड आदि दिया जाना हो। जैसे माता ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ पर एक तो बच्चा कर्म है और दूसरा दूध कर्म है, दो कर्म आ रहे हैं यहाँ पर। देखो, ये बच्चा जो है ना, ये तो है गौण कर्म, कैसा कर्म है, गौण कर्म है, और दूध यहाँ पे मुख्य कर्म है। कौन सा है, मुख्य कर्म। जो क्रिया के नजदीक होता है वो मुख्य कर्म, जो क्रिया से दूर होता है वो गौण कर्म होता है। राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो दो कर्म आ रहे, श्याम और पत्र। श्याम यहाँ पर गौण कर्म है, पत्र मुख्य कर्म है। अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, छात्रों को एक तो कर्म आ गया, एक हिंदी पढ़ा रहे, दो कर्म आ रहे, इसलिए द्विकर्मक क्रिया हो गया। राजा ने अपराधी को दंड दिया, अपराधी को दंड दिया, तो यहाँ पर दो कर्म आ रहे हैं। सुरेश दादाजी को फल खिला रहा है, तो यहाँ पे एक तो दादाजी कर्म आ गया और एक फल, दो कर्म आ गया, और क्रिया क्या है, खिला रहा है। आगे देखो, अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं ऐसी सकर्मक क्रिया है जिनके साथ वाक्य में कर्म आने के बावजूद भी वो अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाती, ये उनको क्या कहते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं कर्म के होने के बाद भी अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाती, उन्हें क्या कहते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण अर्थ के लिए उन्हें कर्म से संबंधित अन्य शब्द की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी न किसी पूरक की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ क्रियाएं रंगना, मानना, समझना, चुनना, समझना, चुनना, बनाना। मैं तुम्हें अपना मानता हूं, ये जो क्रिया है ना, ये कैसी, माना कि ये नहीं आता,
तो ये वाक्य कैसा लगता, ये क्रिया अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पा रही, इसको हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया के सकर्मक क्रिया कह सकते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो यहाँ भाई पूरक का काम कर रहा है, राम श्याम को समझता है। देखो क्रिया क्या है, राम श्याम को समझता है, समझना क्रिया है, श्याम कर्म है, श्याम क्या है यहाँ कर्म, और राम क्या है कर्ता, राम क्या है कर्ता। फिर भी ये क्रिया अपने पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पा रही, इसे किसी पूरक की आवश्यकता है। जैसे ये सेंटेंस बन जाता, राम श्याम को मूर्ख समझता है या विद्वान समझता है, तो ये क्रिया अपना पूरा अर्थ प्रकट कर देती है। आगे देखो विद्यार्थियों, मुख्य और गौण कर्म को पहचानने के कुछ नियम हैं, वो आप देख लीजिए इसको। मुख्य कर्म, देखो क्रिया से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे प्रधान कर्म या मुख्य कर्म कहते हैं, तथा क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे गौण कर्म कहते हैं या अप्रधान कर्म कहते हैं। यदि क्रिया द्विकर्मक हो तो क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह प्रत्यक्ष कर्म होता है। ठीक इसी प्रकार क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह अप्रत्यक्ष कर्म होता है। अन्य उदाहरण इसके मिलेंगे, जैसे सीता कपड़े धो रही है, तो कपड़े यहाँ पे कर्म का काम कर रही है, धो रही क्रिया है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चेतन पानी पी रहा है, कर्म आ रहा है विद्यार्थी इसमें। सुनीता पुस्तक पढ़ती है, वह राजेश से पत्र लिखवाता है, तो ये प्रेरणार्थ क्रिया है। कौन सी है, प्रेरणार्थ क्रिया। और प्रेरणार्थ क्रिया के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे किस में चले जाते हैं, सकर्मक क्रिया में चले जाते हैं। मुकेश श्याम को पुस्तक पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर दो कर्म आ रहे हैं विद्यार्थियों, द्विकर्मक, तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। आगे देखिए, खाना, तोड़ना, पढ़ना, इनको भी हम संभावना के आधार पर क्या मान लेते हैं, सकर्मक क्रिया मानते हैं। खाना, तोड़ना और पढ़ना, ध्यान रखना तीनों क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रेरणार्थ क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। किसी प्रेरणार्थ क्रिया को किसी तीसरे व्यक्ति से कराया जाए तो वह द्विकर्मक क्रिया बन जाती है। मुकेश पत्र लिखता है, पत्र यहाँ कर्म आ रहा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दर्जी कपड़े सिल रहा है, सकर्मक क्रिया। रजत दूध पीता है, सकर्मक क्रिया। सुरेश गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है, गाड़ी, तो एक कर्म आ रहा है इसमें। सुरेश ने गीता को इतिहास पढ़ाया, तो यहाँ पर भी दो दो कर्म आ रहे हैं, तो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण। कमल ने नरेश को खाना खिलाया, यहाँ दो कर्म आ रहा है सकर्मक क्रिया का। भैंस चारा खाती है, तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सुरेश आम खाता है, सुनीता नाटक देख रही है, माता जी कपड़े धो रही है, वह दिन भर खाता रहता है। विद्यार्थी वह दिन भर खाता रहता है, तो खाने की संभावना के आधार पर इसको सकर्मक में रख दिया। वही सदा दुहाता है। देखो, निकुंज पानी पी रहा है, वह कविता लिखेगी। पूजा पूजा कर रही है, वह शाम से पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मुकेश और सुरेश मिठाई खाते हैं, क्या खाते हैं, मिठाई। यहाँ दो कर्ता आ रहे हैं, लेकिन कर्ता ही काउंट करेंगे इनको। खाते हैं क्या, क्रिया, ये तो खाते हैं तो क्रिया हो गया, और मिठाई क्या आ गया, कर्म। और मुकेश और सुरेश दोनों क्या हो गए, कर्ता का काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्या काम कर रहे हैं, कर्ता का। तो ये सकर्मक क्रिया है। मैं हिंदी व्याकरण की पुस्तक भी लिख रहा हूँ, तो ये भी सकर्मक क्रिया। सीमा चाय बना रही है, हम रोज आम खाते हैं, वह फुटबॉल खेल रहा है, मैंने पुलिस को चोर पकड़वाया, और सुनीता गाना गाती है। ये सारे उदाहरण सकर्मक क्रिया के हैं विद्यार्थियों, क्या हैं, सकर्मक क्रिया के हैं। अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं, अकर्मक और सकर्मक के मिक्स में दिए हुए हैं। ये लड़का पुराने गानों पर बहुत अच्छा नाचता है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चा आकाश में पतंग उड़ा रहा है, तो ये कौन सा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ, ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार आकाश में पतंग उड़ती है, ये विद्यार्थियों अकर्मक क्रिया है। निकुंज सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। और निकुंज चल रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया है। ये गत्यर्थक में जाएगा और ये स्थर्थक में जाएगा, अवस्था बोधक में। अपूर्ण, देखो अपूर्ण क्रियाओं को पूर्ण अर्थ देने के लिए जिन संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें कर्म पूरक या कर्म पूर्ति कहा जाता है। बिना कर्म पूरक कुछ क्रियाएं आती है और कुछ पूरक के साथ क्रियाएं आती है। जैसे मैं उसे मानता हूं, तो इस वाक्य में हमें किसी किसी पूरक की आवश्यकता पड़ रही है। अगर इसको पूरा करना चाहते हो, मैं उसे विद्वान मानता हूं, वह बनकर दिखलाएगा कुछ न कुछ, वह डॉक्टर बनकर दिखलाएगा, वे हमारे थे, वे हमारे गुरु थे, हमने उसे चुना, हमने उसे प्रतिनिधि चुना। तो इस प्रकार ये बिना पूरक के कुछ उदाहरण है, ये पूरक शब्दों के साथ प्रयोग होके कुछ उदाहरण है, इनके ऊपर हम पहले ही चर्चा कर चुके। विद्यार्थियों, ये चार आधार थे, काल, समापन, रचना संरचना और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, इनके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा विद्यार्थियों, उसमें कुछ और क्रियाएं बच जाती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है विद्यार्थियों, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कुछ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू मित्र।